आज हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर के बारे में कि रिसेप्टर होते क्या हैं, इनकी क्या ज़रूरत है और उनकी लोकेशन क्या होती है। अगर ये रिसेप्टर ना होते तो हमारे शरीर में क्या होता, क्या एग्जिस्टेंस होता हमारे शरीर का बिना रिसेप्टर के। तो आइए चलते हैं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं रिसेप्टर के बारे में। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रिसेप्टर्स आर प्रोटीन विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग टारगेट्स इन मेडिसिन। ये रिसेप्टर जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं जो हमारी मेडिसिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रिसेप्टर ना हो तो बाकी फिजियोलॉजिकल चीज़ें नहीं होंगी और आप ये तो भूल जाइए कि हमारे शरीर में किसी भी तरीके की कोई ड्रग एक्ट कर पाती। रिसेप्टर ना होते या हमारी बॉडी किसी और तरीके से चल रही होती, कि कोई और सिस्टम होता, तो ये मान के चलिए कि दवाइयों का प्रयोग निरर्थक हो जाता, फिर मेडिसिन्स यूज ही ना हो पाती हमारे शरीर में। जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे दर्द की शिकायत होती है, पेन है, डिप्रेशन में, पार्किंसन डिसीज में, साइकोसिस, हार्ट फेलियर, अस्थमा और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रिसेप्टर का बड़ा रोल होता है। उसमें या तो रिसेप्टर्स ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं या रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं या रिसेप्टर्स की कोई भी जो फंक्शन होता है उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। आइए अब देखते हैं कि रिसेप्टर का और क्या क्या रोल हो सकता है। देखिए, एक तरीके से हमारे शरीर में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है बॉडी में, और हमारे शरीर में जो कंट्रोल और कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। ठीक है, कहाँ से होता है कम्युनिकेशन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में डायरेक्टली टारगेट सेल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमारे शरीर से थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं, शरीर से नहीं, हमारे इफेक्टर ऑर्गन से थोड़ा पहले रुक जाते हैं। उनके बीच में, अभी हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि उनके बीच में मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए एक तरीका होता है। एक नेचर ने एक सुविधा दी हुई है कि कैसे वो उस गैप को पार करके जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग रिसेप्टर की पोजीशन और उसके रूल्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, जैसे ही इस न्यूरॉन से मैसेज आता है, ठीक है, ये मान लीजिए इफेक्टर ऑर्गन है। ये कोई भी इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है, मसल्स हो सकती है, ग्लैंड हो सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा मसल्स में, ग्लैंड से किसी भी चीज का सिक्रीशंस होगा। ठीक है, चलिए, अब ये यहाँ से कोई मैसेज आया, बट आपने पढ़ा है कि न्यूरॉन 100 एंगस्ट्रॉम के अराउंड ये पहले ही रुक जाता है। बाकी मैसेज कैसे आता? बाकी मैसेज आता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है, और ये दूसरे जो इफेक्टर ऑर्गन है या दूसरे न्यूरॉन्स पे ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करके और उसी हिसाब से अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसी तरीके का रिस्पांस होगा। अब देखिए, एक बार वो केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हो जाता है उस गैप में, टारगेट सेल्स में जाके बाइंड, जैसे कि अभी आपने देखा डायग्राम में, रिसेप्टर से बाइंड होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में बनी होती है, जैसे अभी आपने देखा डायग्राम में, उससे अटैच होता है और उसी हिसाब से अपना ये रिस्पॉन्स देता है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है? जैसे कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स और एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन फैट सेल्स, या फैट सेल्स में मेटाबॉलिज्म होना किसका? फैटी एसिड का। इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे शरीर में जो कि रिसेप्टर के थ्रू ही होते हैं। जो कि सबसे पहले रिसेप्टर के एग्जिस्टेंस को एक साइंटिस्ट थे लैंगले, उन्होंने 1905 में इस चीज़ को प्रपोज किया था कि हाँ भाई, कोई एक रिसेप्टर जैसी चीज़ होती है जिससे कि हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं या ड्रग असर दिखाती है। अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स जो कि आप देख रहे हैं, जो गैप के बीच में मैसेज का ट्रांसफर करने के लिए जो सर्टेन केमिकल्स होते हैं, जो सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं थोड़े से आपको बताए दे रहे हैं, बाकी होते तो बहुत हैं जिससे को आप आगे जाके जानकारी लेंगे जिस चीज़ की, उसके बारे में आज देखते हैं।
बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस में कौन कौन से होते हैं? एसिटिलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। और अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको गाबा भी कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, जो रिस्पॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और तो और कैल्शियम आयन भी एक तरीके से केमिकल मैसेंजर्स की तरह कार्य करता है। देखिए, केमिकल जब कभी भी कोई भी साइकेट्रिक के पास जाता है कि उसको माइनर डिप्रेशन की शिकायत है, तो डॉक्टर उसको सबसे पहले कोई एंटी डिप्रेसेंट या कोई नींद की गोली नहीं देते। डॉक्टर सबसे पहले उनको कैल्शियम देते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, एक जो न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो रिस्पॉन्स गड़बड़ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कैल्शियम की कमी से हो रहा हो। तो आप ध्यान रखिए कि कैल्शियम भी एक तरीके से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। और भी देखिए केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्यूरिन्स, एडिनोसिन और एटीपी, न्यूरोपेप्टाइड्स, एंजियोटेंसिन, ब्रैडिकाइनिन। और तो और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थ्रोम्बिन भी एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर या हार्मोन की तरह ये एक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। देखिए, न्यूरॉन जो रिलीज होते हैं, एक न्यूरॉन एक ही टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ध्यान रखिए, एक न्यूरॉन एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन है मल्टीपल न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, ऐसा नहीं है। एक न्यूरॉन हमेशा एक ही न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करेगा और एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा टारगेट सेल में जो कि उस खास रिसेप्टर से बाइंड होगा। राइट। अब देखिए रिसेप्टर के टाइप्स और उसके सब टाइप्स के बारे में जानते हैं। रिसेप्टर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? रिसेप्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स व्हिच एक्टिवेट्स देम। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को हम लोग उस न्यूरोट्रांसमीटर के आधार पर जानेंगे कि वो जिस न्यूरोट्रांसमीटर से या हार्मोन से वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर कोई रिसेप्टर डोपामीन से एक्टिवेट होता है उसको कहेंगे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, उसी तरीके से कोई ऐसा रिसेप्टर जो एसिटिलकोलिन से एक्टिवेट होता है उसको कहेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और कोई ऐसा रिसेप्टर जो कि एड्रेनालिन से एक्टिवेट होता है उसको कहेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है ना। और वही मैंने जैसे अभी बात की आपसे कि एक ही रिसेप्टर सेम केमिकल मैसेंजर से एक्टिवेट नहीं होता है और ना ही एक तरीके का रिसेप्टर पूरे बॉडी में सेम होता है। समझे आप? एक्टिवेट बाय सेम केमिकल मैसेंजर। ठीक है, एक केमिकल मैसेंजर से सभी रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं लंग्स में, वो डिफरेंट होते हैं किससे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट। ठीक है, इसीलिए जब भी हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं, चाहे अस्थमा की दें या हाइपरटेंशन की दें, वो दोनों ही एक्ट करेंगी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे, बट उनके सब टाइप्स अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अस्थमा के लिए मेडिसिन दे रहे हैं वो हाइपरटेंशन में भी यूज होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ डज द बाइंडिंग साइट चेंज द शेप। रिसेप्टर अपना शेप कब चेंज करता है? जब उसमें केमिकल मैसेंजर फिट हो जाता है। मैसेंजर जब भी फिट होता है वो उसके पीछे रीजन ये होता है कि इंटरमोलिकुलर जो बाइंडिंग इंटरेक्शन होता है मैसेंजर और बाइंडिंग साइट के बीच में, इसकी वजह से मैसेंजर बाइंडिंग साइट से अटैच हो पाता है। जो बाइंडिंग फोर्स होता है मैसेंजर और बाइंडिंग साइट के बीच में इतना होना चाहिए जिससे कि वो बाइंड हो पाए, बट इतना भी ज़्यादा इंटरेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए कि मैसेंजर उससे हट ही ना पाए। अगर उससे हटेगा नहीं तो फिर अगला जो मैसेंजर है वो कैसे अटैच होगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आयन चैनल्स।